अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक्चुअली मेरे साथ एक छोटा सा प्यारा सा प्रैंक हो गया कि मैं जो हूँ आप लोगों की ये वाली गैस की जो वन शॉट वीडियो लेक्चर है ये मैं बहुत पहले ही पूरा कंप्लीट कर चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा मैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का भी वन शॉट कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन जब मैं उसको एडिट करने के लिए मैंने उसको किया तो फिर उसके अंदर जो है वो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मतलब पूरी वीडियो बिल्कुल साइलेंट थी। तो फिर जब मैंने थोड़ी सी कोशिश करी कि ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही, आवाज़ क्यों नहीं आ रही, तब जाकर मुझे पता चला कि किसी ने फ़ोन की सेटिंग में जाकर जो है वो म्यूट रिकॉर्डिंग कर दी थी, तो जिसकी वजह से दोनों वीडियोस बिल्कुल म्यूट बनी हैं। तो फिर इसी वजह से मुझे जो है वो अब दोबारा से सारी वीडियोस बनानी पड़ रही हैं, और ये गैस की वीडियो भी वापस बनेगी और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी दोबारा बनेगी। बट इंशाल्लाह आई प्रॉमिस टू यू कि अब से मैं हर दिन वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। लेकिन मुझे आप लोगों से भी एक प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग मेरी इस एफ़र्ट के बदले जो है वो जितना जल्दी हो सके आप लोग मेरे चैनल को 400 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट करवाएं, और जो है वो जल्दी जल्दी मुझे मेरे साथ ग्रो होने में हेल्प करें। ठीक है, अच्छा जी, तो बिल्कुल बग़ैर लेट किए जो है वो हम अपने वीडियो का जो है वो आगाज़ करते हैं। तो इसी बात से आगाज़ करेंगे कि एज़ यूजुअल आपको पता है कि आप जब भी चैनल वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपको लाज़मी वीडियो को लाइक करना होता है और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना होता है, और इसके साथ साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम पढ़ें तो हमने पहले प्रीवियसली लिखा है कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये स्टडी कर आ चुके हैं कि कोई भी जो मास होता है वो कोई ना कोई अपने अंदर एक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है, जिसको हम मैटर कहते हैं। फिर लिखा है इन यूनिवर्स देयर इज़ 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है? 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एमडीएट। अच्छा, बोल रहे हैं कि कौन कौन सी है हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आपसे स्टेट ऑफ मैटर्स की बात की जाती है तो उसमें प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी अगर हम इस लेवल की बात करें तो हमारे पास प्लाज्मा को एक अलग से चैप्टर नहीं दिया गया है, एक अलग से वो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये तीनों स्टेट्स में आपको कहीं ना कहीं प्लाज्मा का जिक्र मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप आगे इंशाल्लाह ताला बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ आपको बिल्कुल बाकायदगी से प्लाज्मा के बारे में भी सही से बताया जाएगा। ठीक है, डिटेल से, जैसे आपको गैस या लिक्विड सॉलिड के बारे में बताया जाता है। अच्छा, द वर्ड गैस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक कोर्स विच मीन्स एम्प्टीनेस और गैप। ये जो वर्ड गैस है एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी खाली जगह, कोई भी गैप, जिसको हम लोग गैस का नाम दे रहे हैं। ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस गैस पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन। एज यू ऑल नो कि जैसे जैसे हमारे पास जो है वो गैस होती है, जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनता जाता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, बिल्कुल फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं और वो हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन्स अंटिल दे कोलाइड। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को पता होनी चाहिए कि जब हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं तो वैसे तो वो स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेंगे। ठीक है, उनका मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट मोशन होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का। बट कब तक स्ट्रेट मोशन होगा? जब तक कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड नहीं कर जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास लिखा है कि अंटिल दे कोलाइड विद ईच अदर और द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। या तो वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर जाए या तो जो वॉल है उसके साथ जाकर कोलाइड कर जाए। तो ये दो हमारे पास कंडीशंस हैं। अगर इन दोनों कंडीशंस में से कुछ हो रहा है तो हमारे पास जो गैस का मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली क्या होगा कि वो हमारे पास जो है वो किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा, वरना गैस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। अच्छा, तो अब हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैस जो है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा सा रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम सब की लाइफ के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ के अंदर भी जो है वो ऑक्सीजन, क्योंकि वही गैस है, ब्रीथिंग के अंदर काम करती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन है और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो कि हमारे पास जो है वो एज अ फ्यूल, या फिर हम कह सकते हैं कि एज अ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कैरेक्टर का होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो किचन्स के अंदर नेचुरल गैस यूज़ होती है, वो भी जो है वो एक फॉर्म ऑफ गैस ही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने जो है वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, और अब जो है वो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर आएंगे जो कि गैसेस के हवाले से। सॉलिड के चैप्टर में हमने सॉलिड को कवर किया था, और इसी तरीके से लिक्विड के चैप्टर में हमने लिक्विड की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यानी कि KMT को डिस्कस किया था। The general behavior and properties of gases are explained by the kinetic molecular theory. This theory was given by Swiss mathematician Daniel. अच्छा, ये जो हमारे पास थ्योरी थी ये दी किसने थी? स्विस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जो है वो डैनियल था।
उन्होंने ये जो है वो थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी गैस की, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उन पोस्टुलेट्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो तकरीबन 7 पोस्टुलेट जो है वो गिवन है। पहला पोस्टुलेट हमारे पास है गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में भी मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक। कह रहे हैं कि हमारे पास जो गैसेस होते हैं उनके अंदर बहुत बड़े नंबर में, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मे बी कि वो एक एटम से बने हो, मे बी वो दो एटम से बने हो, और मे बी वो बहुत सारे एटम से बने हो। अगर तो वो मॉलिक्यूल एक एटम से बने तो हम उनको मोनोएटॉमिक कहेंगे, जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन। और अगर वो डायटॉमिक है तो उसको हम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, यानी कि आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो पॉलीएटॉमिक है, मतलब वो एक मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स शामिल हैं और वो फिर एक जो है वो बना रहे हैं, तो फिर उसको हम लोग जो है वो पॉलीएटॉमिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मीथेन वगैरह है। फिर हमारे पास सेकंड में लिखा है गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कह रहे हैं गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आपको पता है कि जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी चिपके हुए होते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत ज़्यादा जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो उससे थोड़े से जो है वो दूर दूर होते हैं, इतने ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस की मॉलिक्यूल्स काफ़ी एक दूसरे से जो है वो दूर दूर जो है वो होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है वो इतनी ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। कहते हैं कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अगर हम एक जगह टोटल वॉल्यूम रखें कंटेनर की और एक जगह वो वॉल्यूम रखें जिसको गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उससे बहुत कम होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक हम लोगों ने थर्ड पॉइंट तक डिस्कस कर रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास है गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, यानी कि मोशन जो है उनका बिल्कुल कंटिन्यूस रहता है, रैंडमली ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विद ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यही बात हमने पीछे भी पढ़ी कि हमारे पास जो भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अगर वो यहाँ पे 2 गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं तो एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड नहीं करेंगे। जब तक वो कोलाइड नहीं कर रहे तब तक उनका कोई ना कोई मोशन रहेगा, ठीक है। कौन कौन सा मोशन रहेगा? स्ट्रेट मोशन, यानी कि जैसे 2 गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आपस में स्ट्रेट मोशन के अंदर मूव करें। लेकिन जब वो या तो आपस में कोलाइड कर जाएँ या तो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड कर जाएँ तो उनका जो मोशन है वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। इस चीज़ को याद रखिएगा कि वो एवरेज डिस्टेंस जो कि 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान जो हो रहा होता है, 2 मॉलिक्यूल्स की सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान जो है हमारे पास एक एवरेज डिस्टेंस जो कवर होता है उसको हम नाम देते हैं मीन फ्री पाथ का। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट है गैस पार्टिकल अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, अ कोलिजन इन विच नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। गैस पार्टिकल जो होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं। अब वो इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? 2 टाइप ऑफ कोलिजन होते हैं, एक हमारे पास होता है इन इलास्टिक और एक होता है इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि हमारे पास जो कोलिजन है वो ना तो किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को गेन करेंगे और ना ही किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को लॉस करेंगे, ठीक है। इस टाइप को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन और गैस पार्टिकल जो है वो इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने जहन में रखिएगा। Then we have fifth point, gas exerts pressure which molecules collide with the walls of container। जब भी गैस के मॉलिक्यूल, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा करीब कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए। जैसे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटेनर है और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के साथ जाके जब वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किस पर? वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर। ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, फिफ्थ पोस्टुलेट्स कह रहा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। 6 में हमसे कह रहे हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि हमारे पास किसी भी गैस की कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करेगी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। और इसी पोस्टुलेट की बेस पर हमारे पास आरजे क्लॉसेस जो हैं उन्होंने ड्राइव किया है काइनेटिक इक्वेशन को, जो कि आपको याद रखनी है। PV = 1/3 mNc²। सही, आपने जो है ना ये वाली इक्वेशन बहुत अच्छे से याद रखी है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो P है ये क्या है? एक्चुअली ये प्रेशर है और ये जो V है ये वॉल्यूम है और ये जो हमारे पास मास है ये मास है एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस का, एक मॉलिक्यूल के गैस का मास है। और अगर हम यहाँ पर बात करें N की तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, जैसे कि आपको पता है N नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है। और जो हमारे पास C² है इसको हम पढ़ते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। जो हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल है उसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है उसको हम C² से जो है वो दिखाते हैं।
अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एमडी कैट के हवाले से, क्योंकि हम ये जो वन शॉट है ये रिगार्डिंग टू एमडी कैट ही कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ वही चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द एमडी कैट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हम लोगों ने जो है वो कैलकुलेट करना है मीन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि पहला मीन स्क्वायर, दूसरा, तीसरा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो हम रख देंगे, तो हमारे पास एवरेज मीन स्क्वायर आ जाएगा हर वेलोसिटी का, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रिक थी जिसको आपने जो है वो अपने जहन में अच्छे से रखना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास प्रेशर और इट्स यूनिट जो है वो नया हमारे पास जो है वो टॉपिक है। इसमें कह रहे हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर प्लैनेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है पूरे प्लैनेट का, एक्चुअली ये एक गैस नहीं है, ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। इट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स विद हैव एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ क्रस्ट। जितने भी अर्थ क्रस्ट के ऊपर लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई जो है वो जोर ये गैसेस लगा रही होती हैं। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सी लेवल आवर बॉडी बेयर्स अ प्रेशर ऑफ 760 टोर। अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो सी लेवल के ऊपर 0 डिग्री पे भी हमारी बॉडी जो है वो कितना प्रेशर उस पर लग रहा होता है, 760 टॉर। ये सारे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास अभी फ़िलहाल हाईलाइटर नहीं है, वरना मैं आपको यहीं पर हाईलाइट कर देती, लेकिन जैसे जैसे मैं किसी चीज़ को बताती रहूँ तो आप साथ साथ हाईलाइट करती रहेगा। उससे यही होगा कि जब आप एमडी कैट की रिवीजन के लिए इसको खोलेंगे तो आपको फ़ौरन से हाईलाइटेड पॉइंट दिख जाएंगे और आपको पता होगा कि हाँ, एक नज़र में मतलब 5-6 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे जस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखते हुए। द प्रेशर ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाय बैरोमीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमारे पास प्रेशर होता है किसी भी हवा का, एयर का, तो उसको हम बैरोमीटर के अंदर देखते हैं। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ग्लास ट्यूब। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा बैरोमीटर, और इसके अंदर जो आपको ब्लू कलर की चीज़ दिख रही है मरकरी होती है। मरकरी आप लोग थर्मोमीटर में भी देखा होगा आपने, जो थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड सब्सटेंस होता है वो भी एक्चुअली मरकरी ही होती है। और ये हमारे पास एक मोनोमीटर, ये भी एक टाइप ऑफ बैरोमीटर ही होता है जो कि यूज़ होता है मेजर करने में किसी भी प्रेशर ऑफ गैस को जो कि कंटेनर के अंदर बंद हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 2 चीज़ें आ गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और कुछ यूनिट हैं जो कि हमारे पास प्रेशर की यूनिट है, इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के हवाले से, तो आए इसको भी पढ़ते हैं। वी आर क्वाइट फेमिलियर विद द फैक्ट दैट व्हेन अ गैस इज पम्प्ड इनटू एन ऑटोमोबाइल टायर, टायर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इट बिकम्स हार्ड विच इज़ जस्ट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड। कह रहे हैं कि हमने देखा है कि जब भी हम किसी भी टायर के अंदर हवा भरते हैं तो हवा भरने के बाद जो है वो टायर काफ़ी हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा। लड़कों को तो ख़ास तौर पर इस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि जब भी हम किसी भी टायर के अंदर हवा भरते हैं तो वो टायर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। वो हार्ड क्यों होता है? द प्रेशर इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द वॉल ऑफ द टायर। क्योंकि वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उस टायर की वॉल के अंदर बंद हैं, जब उनमें हवा भरी जा रही है, उनमें और गैस भरी जा रही है, तो वो टायर की वॉल के साथ जाकर कोलाइड करते हैं और उनके उस प्रेशर की वजह से जो कि कोलिजन से जनरेट हो रहा है, उससे हमारे पास ये जो टायर है वो हार्ड होता है। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, वीडियो को वापस रिवर्स करें, वापस देखें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ठीक है, मुझे पता है ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, तो आप लोग उसको रिवर्स करके वापस देखें। समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे, एक्चुअल चीज़ क्या है कि आप लोगों को जो है वो बातें क्लियर होती रहें। आप लोगों को चैप्टर, आप जब वीडियो ख़त्म करें तो एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको रह जाए, आप कहें मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर की डेफिनेशन लिखी है, इसको आप लोग ज़रा हाईलाइट कर लीजिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। अच्छा, फिर प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला यही आ जाता है, फोर्स अपॉन एरिया अकॉर्डिंग टू द एसआई यूनिट। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो हमारे पास प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। रिमेंबर, हर फोर्स का एसआई यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और एरिया का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मीटर। तो जब हम फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैस्कल, जो कि हमारे पास एक एसआई यूनिट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जिसको हम पैस्कल का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास सारी चीज़ें हो गई जिसको हमने बताया अबाउट द प्रेशर और उसके यूनिट्स वगैरह को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ याद करने की है वो क्या है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है कि अगर हम 101.325 पैस्कल बराबर होता है 180 MKS, ये 760 मिलीमीटर HG के बराबर होता है। इसी तरीके से ये 14.7 PSI के बराबर, यानी ये सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल हैं, बस इनके जो है हम कह सकते हैं कि यूनिट्स चेंज हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने अच्छे से जहन में रखना है, आपसे MCQs में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं।
अच्छा, अब ये हमारे पास एक टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एमडी केयर के लिहाज से, बट हम लोग जो है वो बुक की पूरी रीडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको भी साथ जो है वो लेकर चलेंगे। कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेदर से उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या सरकमटेंसेस होते हैं उसके वेदर पर, ठीक है। तो गैसेस सच एस ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन, ओजोन, ये सब चीज़ें आपको गैसेस के बारे में पता है। ऑक्सीजन का भी पता है आपको, वाटर वेपर्स का भी पता है, नाइट्रोजन गैस का भी, और ओजोन जो एक लेयर है जो कि हमारे अर्थ के पूरे इर्द गिर्द जो है वो थी, अब तो बहुत कम है, लाइक पहले बहुत ज़्यादा थी, तो वो जो है वो प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से, ठीक है। तो ये एक बहुत वाइटल रोल जो है, बहुत अहम रोल, बहुत एक अहम किरदार जो है वो अदा करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में। ऑक्सीजन यूज़ होती है हमारे पास ब्रीथिंग के लिए, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो भी हो रहे होते हैं उनको जो है वो कंट्रोल कर रही होती है, और जो ओजोन होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर को, जो भी डेंजरस रेडिएशंस वगैरह होती हैं, जो सन की हमारे पास डायरेक्ट लाइन्स आ रही होती हैं, हम कह सकते हैं रेज आ रही होती हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऑक्सीजन ब्रीथिंग के अंदर हेल्प करती है, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि फायरवर्क्स वगैरह, इन सब को जो है वो कंट्रोल करती है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो ओजोन लेयर जो है वो डेंजरस रेडिएशन जो कि हमारे पास सूरज से आ रही होती है उसको कंट्रोल करती है। सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, टेम्परेचर कंडीशंस, मेल्टिंग, वर्टिंग एंड वेपराइजेशन प्रोसेस आर आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द वेदर कंडीशन। एज यू ऑल नो कि हमारे पास जो है वो जितने भी क्लाउड फॉर्म हो रहे होते हैं, तो क्लाउड फॉर्म कैसे होते हैं, जब आपके वाटर वेपर्स बन के हवा में जाते हैं तो फिर वो क्लाउड के अंदर जो है वो फॉर्म करते हैं ना, रेन्स वगैरह। तो इसी तरीके से जो भी टेम्परेचर की कंडीशंस हैं, जो भी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, जो भी वेपराइजेशन प्रोसेस है, वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली जो है वो डिपेंड कर रहा है वेदर की कंडीशन पर। जैसा वेदर होगा वैसे ही हमारे पास ये सारी कंडीशंस होंगी। फिर कह रहे हैं कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एयर के वेट के लिहाज से जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर जो है वो पड़ रहा होता है। जितने ज़्यादा पार्टिकल इंक्रीज होते जाएंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डिक्रीज होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको आगे चलते हैं, छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप लोग जो है वो खुद रीड कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। अब हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और डिस्कस करेंगे। थर्मल एनर्जी इज रिलेटेड टू एवरी फॉर्म ऑफ मैटर। जो हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है, जिसको हम हीट एनर्जी भी कहते हैं, ये हमारे पास हर तरह के मैटर के साथ जो है वो डील करती है। ईदर मैटर इज एन कंडेंस्ड फॉर्म और गैसियस स्टेट, चाहे मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो या फिर गैसेस फॉर्म में हो। द मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर जनरली। हम कह सकते हैं कि अगर तो कोई भी चीज़ सॉलिड में है या कोई भी चीज़ लिक्विड में है, दोनों कंडीशंस में हो सकती है, तो उसके अगर हम कोल्डनेस या फिर हॉटनेस को मालूम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम उसके टेम्परेचर को मालूम कर रहे हैं। जनरली टेम्परेचर इज मेजर्ड विद सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। वैसे अगर हम बात करें नॉर्मली तो टेम्परेचर को हम या तो सेल्सियस में बताते हैं कि भाई इतने डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, या फिर हम जो है उसको फ़ारेनहाइट में बताते हैं। लेकिन एक और थर्ड स्केल भी जो है वो पाया जाता है, जिसको हम केल्विन कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, जिसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, लॉर्ड केल्विन ने। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा कि वैसे तो टेम्परेचर को सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में नापा जाता है, ठीक है, टेम्परेचर को, बट थर्ड स्केल भी आती है जिसको हम केल्विन कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, जिसको हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया था लॉर्ड केल्विन ने। अच्छा, फिर हमारे पास नीचे लिखा है कि जे चार्ल्स शोड अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हाइल मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। यानी कि जो चार्ल्स थे उन्होंने हमें बताया कि वॉल्यूम किसी भी गैस का, उसका टेम्परेचर के साथ जो है वो क्या रिलेशन है जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। चार्ल्स लॉ के अंदर हमें बताया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, कह रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, मतलब कि इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन कब है, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखें, बिकॉज द राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब कह रहे हैं कि वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा तो उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसने कोलाइड ज़्यादा करना स्टार्ट किया। जब कोलाइड ज़्यादा स्टार्ट किया तो उसकी वॉल्यूम बढ़ी।
तो हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। दिस मेक्स द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली एज अ रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इंक्रीज। तो जब वही बात कि जब हमारे पास जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी उसके टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज़ होने की वजह से वो मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगी। शर्त है कि प्रेशर कांस्टेंट हो। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं एक ब्रीफ रिकॉल देते हैं हम बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को। बॉयल्स और चार्ल्स लॉ आप लोग पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, एक और बार एक ब्रीफ सा रिकॉल दे देते हैं इस चीज़ों को। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो है द लॉ स्टेट्स दैट, एक लॉ है जो कि हमें बताता है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब कह रहे हैं कि हमारे पास जो है ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है, कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखी है। फिर कह रहे हैं दिस स्टेटमेंट शोज दैट इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज इट विल इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। कह रहे हैं कि जब भी किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। सम प्रोपोर्शनल प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम को कम करके प्रेशर को ज़्यादा करना है तो एक चीज़ शर्त है कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसी तरीके से अगर आपको वॉल्यूम को ज़्यादा करके टेम्परेचर को भी ज़्यादा करना है या टेम्परेचर को ज़्यादा करके वॉल्यूम को भी ज़्यादा करना है तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर आपको वॉल्यूम को ज़्यादा करके प्रेशर को कम करना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें थोड़ी सी आप लोग जो है वो अपने जहन में रखें, ईजी है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अच्छा, आगे हमारे पास जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन आ गई है। पीछे हमारे पास जो है वो यहाँ पर चार्ल्स लॉ भी डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा था वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन जब हमारे पास जो है वो प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ें हम पहले भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो इतना ज़्यादा जो है वो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला पैराग्राफ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो 1/273 टाइम्स लिखा है ना हमारे पास के वो इंक्रीज़ होता है गैस और डिक्रीज़ होता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन पर आते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन का आप सबको पता है कि जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक कंबाइंड होगी, एक इक्वेशन बनाती हैं, एक लॉ बनाती हैं जिसको हम आइडियल गैस लॉ या फिर आइडियल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशनशिप्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स के रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमें पता चलते हैं। अच्छा, इसकी पूरी एक डेरिवेशन हुई हुई है, लेकिन एज यू ऑल नो कि हमारे पास MD-CAT में डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, डेरिवेशंस नहीं आती हैं, आपको जस्ट फार्मूलाज पर फोकस करना होता है। तो एक तो ये दो फार्मूलाज हैं, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NT/P। अब ये NT/P क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ये क्या है? VRNTP, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने सिर्फ अपने आप से देख लेनी है अच्छे से एक बार। यहाँ पर हमारे पास जो R है वो जर्नल गैस कॉन्स्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला P1/V1, P1V1/T1 और इस तरीके से P2V2/T2। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से जहन में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।